जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम आपको पढ़ा चुके थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला रूल। अच्छा, उससे पहले आप सभी को 2024 इंग्लिश न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को और आपके पूरे परिवार को भगवान करे आपके लिए ये पूरा जो नया साल है वो ऐसा खुशहाली लाए कि जो आप चाहें उससे भी कई ज़्यादा गुना आपको भगवान दे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चाहें, बट वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ कि देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई देखिए, दिस इज़ द इंग्लिश न्यू ईयर। एक्चुअल में ये हमारा नया वर्ष नहीं है, ये अंग्रेज़ों का नव वर्ष है। बट अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई हिंदुओं का, जो कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं का नव वर्ष कब मनाया जाता है, तो मोस्टली बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी कि हिंदुओं का नव वर्ष कब मनाया जाता है। मैं आपके लिए थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो क्योंकि आप सब 2024 में आज एंट्री कर चुके हैं, तो आपको इस सब की तो जानकारी है। बट देखिए, हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो विक्रम संवत से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक महाराजा विक्रमादित्य के नाम से राजा थे उज्जैन के, जिन्होंने एक मतलब विदेशियों से आए हुए कुछ आक्रमणकारी थे उनको हराया था। और तब से उन्होंने एक पंचांग स्टार्ट किया। जैसे कि अब ये जो आप नव वर्ष मना रहे हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं, जो कि अंग्रेजों का दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो नव वर्ष है वो सम्राट विक्रमादित्य का दिया हुआ है, यानी इन्होंने शकों को हराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो शक और कुषाण भी हुए और शक भी हुए। तो शक यानी जो कि बाहर से आए हुए थे, उनको हराया था किसने? राजा विक्रमादित्य ने। तब से हम स्टार्ट कर चुके हैं। यानी अगर बता दूं मैं आपकी सोच के लिए कि ये जो हमारा जो पंचांग है ये सबसे पुराना है पूरी दुनिया में। हमारे जैसे पुराना पंचांग किसी का है नहीं। बट आपको जानकारी नहीं है कि हमारा जो पंचांग है ये कब से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको बताया कि संवत से स्टार्ट होता है, और करीब 57 प्लस ईयर आप अगर जोड़ देंगे तब आपको पता लगेगा कि हम किस संवत में चल रहे हैं। तो हमारी कौन सी साल चल रही है। तो देखिए, 2024 में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो करीब 2081 के प्लस होता है। लेकिन 2081 तब स्टार्ट होगा कि ये करीब मार्च और अप्रैल में, यानी करीब 57 प्लस आपको जुड़ना होगा। तो आपकी समझ के लिए मैंने बताया कि ये हमारा जो नव वर्ष है ये चैत्र माह की प्रथम तृतीया को स्टार्ट होता है, जो कि नवरात्रि स्टार्ट होते हैं उस दिन से। आपके बाबा या आपके पिताजी जानते होंगे कि चैत्र महीने में पहली जो तृतीया आती है, जब से नवरात्रि भी रखे जाते हैं, बहुत से उपवास ही रखते हैं, तब से हमारा जो न्यू कैलेंडर है, यानी हमारा जो नव वर्ष है हिंदुओं का, तब से स्टार्ट होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो कब से स्टार्ट होता है। तो चैत्र माह की प्रथम तृतीया से स्टार्ट होता है, और जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा एक्चुअल में कब आता है नव वर्ष? तो ये करीब मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ता है। यानी मार्च और अप्रैल में भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि किस महीने में आता है? चैत्र माह में। और चैत्र माह की प्रथम तृतीया से स्टार्ट होता है, और बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। इस समय हमारे पेड़ों से बहुत सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और नई पत्तियों का आगमन होता है। और जबकि इंग्लिश नव वर्ष के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा ठंड लेके आता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी। तो और ऐसा भी बताया जाता है कि इंग्लिश जो नव वर्ष है वो रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, जबकि हिंदू जो नव वर्ष है चैत्र माह की प्रथम तृतीया से सूर्य की पहली किरण से स्टार्ट होता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने कल्चर में और दूसरे कल्चर में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, और दूसरों की संस्कृति को, जो कि पश्चिम कंट्रियों की संस्कृति है, उसको हम याद रखते हैं। तो आपको याद रहेगा कि ये जो हम नव वर्ष मना रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं, जो कि इंग्लिश नव वर्ष है। और हमारा जो नव वर्ष है कब से स्टार्ट होता है? तो आप बताएंगे सर चैत्र माह की प्रथम तृतीया से स्टार्ट होता है, जो कि मार्च और अप्रैल के समथिंग पड़ती है। ठीक है, तो अब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें क्या होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है सर? उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन वर्ड से, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैंने आपके समझने के लिए लिखा है यहाँ पर, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ड, और उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी। रिपोर्टिंग वर्ब का वही नियम है पुराना वाला, से को आपको चेंज करना है आस्क में, आस्क या आस्क्ड में। यहाँ पर लिसनर का होना या ना होना कोई भी मैटर नहीं करता है। कॉमा को अब यहाँ से आपको थोड़ा चेंजमेंट करना है।
कॉमा विद कॉमा को चेंज करना है आपको क्वेश्चन वर्ड में, यानी खुद क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पर कंजंक्शन का कार्य करता है। पहले क्या होता था, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में यहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ करते थे आप, लेकिन सेकंड इंट्रोगेटिव में खुद क्वेश्चन वर्ड ही वैसा का वैसा यहाँ आ जाता है। उसके तुरंत बाद आप बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो कि शुरू से करते आ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब असर्टिव बना दिया तो क्वेश्चन मार्क का कोई ताल्लुक रहता ही नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ही को आप बिल्कुल एज इट इज़ रखेंगे, सैड को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में बोलेंगे। इसके तुरंत बाद आपको लिसनर यानी ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अब कॉमा फिर कॉमा के स्थान पर आपको इस क्वेश्चन वर्ड का यूज़ यहाँ करना है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता, सर ऐसे होता, डू यू लिव इन, समझ में आया। और ये सेकंड इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर खुद ब खुद आ गया है। तो उसके बाद पर्सन चेंज करना होता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन वर्ड आपने लिख लिया, उसके तुरंत असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर यू से। यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यानी लिसनर से। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आई। अब आप टेंस चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड फॉर्म आती है। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर लिव्ड। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन के तैयार है इंट्रोगेटिव। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाया, और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी से ये समझ में आए। तो आप वीडियो पॉज करके इनको उतार लेना। देखिए भाई एक एग्जाम्पल और देखिए। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कॉमा लिटिल कॉमा, उसके बाद लिखेंगे आप हु आर यू, उसके बाद लिखेंगे आप एंड वेयर, यहाँ लिख रहा हूँ भाई जिससे आपको दिख जाए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है भाई, फुल स्टॉप बंद। मैं बोल देता हूँ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अगर बाय द वे नहीं दिख रहा हो, कट रहा हो तो। देखिए आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यानी तुम कौन हो और तुम कहाँ से आ रहे हो। तो देखिए लिखेंगे आप आई, सैड को किस में चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर आस्क्ड में। टू को हटा के डायरेक्ट लिसनर यानी ऑब्जेक्ट, कॉमा टू कॉमा के स्थान पर आप लिखेंगे हु, क्योंकि यही क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। उसके बाद टेंस चेंज करने से पहले पर्सन चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सी। और इज आर एम किस में चेंज होता है, तो आप बोलेंगे सर वॉज वर्ब में, तो मैंने यहाँ पर वॉज लिखा। एंड कंजंक्शन से ऑलरेडी दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो हमें एंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से लगा हुआ है। उसके बाद वेयर, वेयर लिखेंगे आप। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, तो आप लिखेंगे सी। कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, तो सी के लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वॉज, उसके बाद कमिंग फ्रॉम। तो मैंने बहुत ही ईजिली से इन सेंटेंस को बना दिया। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, एक्चुअल में दो सेंटेंस है इसमें, हु आर यू एक सेंटेंस एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम दो सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ दिया गया है, एंड से। अगर दोनों सेंटेंस एक ही कैटेगरी के हैं तो आपको उसमें कोई भी चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप इजीली एंड से जोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी किसी के द्वारा कही गई बात को दो तरीके के सेंटेंस में रख दिया जाता है। मान के चलिए एक को इंट्रोगेटिव में रख दिया और एक को अफर्मेटिव में रख दिया। उस कंडीशन में क्या होता है, जब दो कैटेगरी के सेंटेंस आ जाते हैं तो उन दोनों कैटेगरी के सेंटेंसों को चेंज करने के लिए डबल तरीके से आपको यूजमेंट करना होता है। कैसे, देखिए मैं अभी समझाता हूँ आपको कैसे। एक सेकेंड रुकें आप, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा आसानी समझ में आए। देखिए आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी, आप इसे इन दोनों एग्जाम्पलों को समझें जो कि बहुत ज़्यादा खास हैं आपके लिए। देखिए मैं यहीं से
रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करता हूँ, हाउ कैन यू हेल्प देम। कैन है भाई, हाउ कैन यू हेल्प देम। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, और दूसरा है आपका दे आर वीक, इसी में है भाई, यहाँ मत लगाओ उसे, दे आर वीक। अब भाई मैंने ये बंद कर दिया पूरा कॉमांडेड कॉमा में। अब यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट स्टार्ट है, लिख लीजिए सैड द ओल्ड मैन, सैड द ओल्ड मैन। देखिए बहुत गजब का सेंटेंस है, आप इसको समझें, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा एक बार अगर आपको समझ में आ गया। देखिए ये कोई बात नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट पहले आ गया है और रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट बाद में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे सीधा कर लेंगे सेंटेंस को। एक बात मुझे बताइए, इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, हाउ कैन यू हेल्प देम, एक सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरा सेंटेंस दिए दे आर वीक, दो सेंटेंस दिए गए। मैंने दो सेंटेंस को जोड़ना आपको बताया किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, एंड से, बिकॉज से, एज वेल एज से, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप जोड़ सकते हैं। मोस्टली आप एंड का यूज़ करते हैं तो एंड से जोड़ देंगे। देख लीजिए अब क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर एक ही कैटेगरी के सेंटेंस हैं तो आप उनको आसानी से एंड से जोड़ सकते हैं और उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा चेंजमेंट आप सीखिए आज, अगर दो कैटेगरी के सेंटेंस दे दिए जाएं, यानी स्पीकर के द्वारा, यानी इस ओल्ड मैन के द्वारा अगर दो सेंटेंसों को दो तरीके से बोला जाए, यानी एक इंट्रोगेटिव में और एक असर्टिव में, तो उन दोनों सेंटेंसों के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग यूज़ करेंगे और कंजंक्शन भी अलग अलग यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? कैसे? देखिए मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। द ओल्ड मैन, देखिए ओल्ड मैन सैड ऐसे लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे यहाँ द ओल्ड मैन। अब देखिए क्योंकि यहाँ यू दिया है ना, सेकंड पर्सन है, और इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की, तो मैं ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लूँ कोई, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल मान लीजिए। पहला वाला जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, तो इस वजह से मैं रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करता हूँ, तो आप बोलेंगे सर आस्क में। भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये पहला वाला सेंटेंस, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसको आप आस्क में ही तो चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आस्क में ही चेंज करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आस्क्ड, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो मैं अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लूँ, तो आप बोलेंगे सर मान लीजिए, मैंने मी मान लिया। अब आगे सुनिए, अब क्या करेंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव है तो हाउ बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर कॉमा कॉमा के स्थान पर आ जाएगा। अब मैं चेंज करूँगा पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आई। कैन को किस में चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर कुड में। उसके बाद हेल्प, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ हेल्प, और क्योंकि देम तो थर्ड पर्सन है भाई और थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, तो मैं देम को बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ लिख दूंगा। अब सुनिए, नेक्स्ट वाला सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता, जैसे इससे पहले वाला मैंने कराया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप उसे एंड से ईजिली जोड़ देते और बिल्कुल वैसा लिख देते जैसे आप बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये इंट्रोगेटिव है और ये असर्टिव है, यानी अफर्मेटिव है कि नहीं। तो इस वाले के लिए आपने रिपोर्टिंग वर्ब अलग लगाई, कौन सी, आस्क, और कंजंक्शन कौन सा लगाया, हाउ। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव होता तो आप इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर रहे होते, तो आप बोलेंगे सर सैड, भाई सैड ही तो करते हैं असर्टिव में, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको जोड़ेंगे एंड कंजंक्शन से पहले, तो एंड से जोड़ दिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इस असर्टिव के लिए अलग से लिखेंगे आप सैड, अलग से रिपोर्टिंग वर्ब सैड लिख दी। अब कंजंक्शन आप इसमें क्या यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो हम दैट यूज करते थे असर्टिव में, तो आपको दूसरा कंजंक्शन अब यहाँ कौन सा यूज करना है, दैट। अब भाई पुरानी वाली कहानी, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं हुआ। अब यूज ऑफ इज आर एम किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, तो यहाँ पर ये वर और उसके बाद वीक। देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा समझना। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ ये क्या किया मैंने। अगर ये दोनों सेंटेंस एक ही कैटेगरी के होते, यानी दोनों इंट्रोगेटिव होते, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, जैसे मैं शुरुआत से आपको सिखाता आ रहा हूँ, एंड से जोड़ देता, बिल्कुल वैसे ही बना देता सेंटेंस को। लेकिन एक इंट्रोगेटिव है सर और एक अफर्मेटिव है, तो
इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब आएगी और कंजंक्शन आएगा, और असर्टिव के लिए असर्टिव के अनुसार आएगी, कंजंक्शन भी इसी के अनुसार और रिपोर्टिंग वर्ब भी इसी के अनुसार। तो देखिए द ओल्ड मैन आस्क्ड, ये इंट्रोगेटिव के अनुसार आएगी आस्क्ड, और उसके बाद मी ऑब्जेक्ट मैंने अपनी तरफ से माना यू के अनुसार, और उसके बाद सेकंड इंट्रोगेटिव है तो हाउ को मैंने लिख दिया। फर्स्ट वाला सेंटेंस देम पर खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए आप किस कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे सर एंड का। अब क्योंकि ये दूसरा वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसके लिए मैं रिपोर्टिंग वर्ब अलग यूज़ करूंगा, क्योंकि दो कैटेगरी के अलग अलग सेंटेंस हैं, तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब सैड का यूज़ किया। उसके बाद कॉमा फिर कॉमा के लिए दैट का यूज़ किया। उसके बाद इस सेंटेंस को चेंज किया, दे थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया। यूज़ ऑफ इज आर एम यूज़ ऑफ वॉज वर्ब में चेंज हो गया, दे के लिए वर, और उसका वीक का वैसा का वैसा। एक सेंटेंस और मैं देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए, और आप वीडियो पॉज कर करके देखें। देखिए ऑनलाइन का यही तो फायदा है सबसे ज़्यादा, आपके कितनी भी बार देख सकते हैं उसे। एक बार और समझ लीजिए, एक सेंटेंस और देता हूँ मैं आपके लिए। लिखेंगे आप सी सैड, सी सैड आई नो नथिंग, I know nothing। उसके बाद लगाएंगे आप फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे What can I do now? What can I, भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, do भाई what can I do now। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये कॉमा बंद। अब देखिए मैं इसे चेंज करता हूँ, तो देखिए इसमें भी दो सेंटेंस है, मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाया हुआ है भाई, और ये कॉमा यहाँ शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है। तो कोई बात नहीं, जो अभी समझाया बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सी बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। आप बोलेंगे सैड को, क्योंकि ये पहला वाला सेंटेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर असर्टिव है, और असर्टिव में वही नियम चलेंगे जो शुरू में आप सीखते आए। तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का वैसा आ जाएगा। कॉमा के लिए आप क्या यूज करते थे, तो बोलेंगे सर दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, तो आप लिखेंगे सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, इसकी सेकंड फॉर्म न्यू, और उसके बाद नथिंग, NOTHING। अब मैं इसे जोड़ूंगा एंड से, क्योंकि सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो गया एंड से जोड़ा। अब देखिए ये सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब आएगी और कंजंक्शन भी आएगा, यही चीज़ तो बताई थी तुरंत। तो आप इस सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, व्हाट से पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, सैड को किस में चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर आस्क्ड में। अब कंजंक्शन का यूज़ करते हैं आप आस्क लगाने के बाद तुरंत, तो इस सेकंड इंट्रोगेटिव है तो खुद कंजंक्शन का यूज़ करता है, खुद कंजंक्शन का काम करता है, सॉरी। उसके बाद पर्सन चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, यानी सी। और उसके बाद कैन को किस में चेंज करते हैं आप, सॉरी कैन को नहीं चेंज, हाँ कैन को ही चेंज करेंगे, कुड डू, और उसके बाद नाउ को किस में चेंज करते हैं आप, देन। देखिए मैंने बहुत ईजिली ये सेंटेंस बना दिया। मैंने क्या कराया है, तो मैं आज एक चीज़ नई सिखाई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सिखाने की, भाई इतनी लंबी वीडियो ना हो जाए इस वजह से। और आप प्रैक्टिस तो किसी भी बुक से या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चनों से कर सकते हैं। तो दो सेंटेंस अलग अलग वेराइटी के दिए गए हों, यानी अलग अलग, यानी एक इंट्रोगेटिव हो असर्टिव हो, तो दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग आएंगी और दोनों के कंजंक्शन भी अलग अलग आएंगे। आप वीडियो पॉज कर करके आसानी से इनको और देख लेना, और जिससे और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ भी मैंने नया नहीं कराया है, खाली यही नया कराया है कि दो सेंटेंसों को अगर दोनों अलग अलग तरीके के हैं तो उनको आप कैसे जोड़ सकते हैं। बाकी इंट्रोगेटिव मैंने आपको समझाया, वॉट बिल्कुल वैसा का वैसा, आई को चेंज कर दिया सी के मुताबिक, उसका कैन को चेंज किया कुड में, उसका डू, और उसके बाद नाव को देन में चेंज किया। ये तो टाइम शोइंग और नियरलेस वाले वर्ड कराए थे, बिल्कुल वही में उसी में से नाव को देन में। तो आप सभी को फिर दोबारा से इंग्लिश नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट अपने हिंदू नंबर्स को कभी ना भूलें, याद रखें, क्योंकि दिस इज़ माई कल्चर। और जब तक आप अपने कल्चर और संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि भाई हमारा नंबर्स कब आता है। तो सब चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए अपने नंबर्स को भी याद रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बेशक ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।